आंशी एंटरप्राइजेस। रिदांश अर्चना की तरफ देखते हुए बोलता है, ऐसी कौन सी मॉडल है जिसे हम नहीं जानते? जरा हमें तो बताइए। हमने आज तक अपने हर प्रोजेक्ट के लिए ना जाने कितनी मॉडल को हायर किया है, लेकिन ऐसी कौन सी मॉडल है जिसे आज तक हम जान नहीं पाए और हमने अपनी प्रोजेक्ट के लिए, अपनी कंपनी के लिए उसे हायर भी नहीं किया? उसको देखते हुए बोलती है, मॉडल है, न्यू है, उसने अपना करियर भी स्टार्ट नहीं किया, पर यहाँ से वह अपना करियर स्टार्ट कर सकती है, अपनी खुशियाँ चुन सकती है। उसकी खुशियाँ हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रिदांश अर्चना की तरफ देखते हुए बोलता है, आखिर कौन है वह मॉडल? अर्चना एक ही शब्द में बोलती है, मेघा। रिदांश शॉक्ड होकर बोलता है, क्या मेघा? पर मेघा कैसे? वह हमारे प्रोजेक्ट के लिए मॉडल क्यों करेगी? आपको पता ही है वह अभी किस किस कंडीशन गुजर रही है। उसके लिए मॉडलिंग करना थोड़ा सा, इनफैक्ट बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अर्चना कुछ सोचते हुए बोलती है, मुश्किल होगा? इसीलिए तो हमें बोल रहे हैं कि वह मॉडल है। बस उसे थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत है। अगर उसे मोटिवेशन और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए तो बहुत अच्छी मॉडलिंग करोगी। हमने देखे हैं उसके मॉडलिंग वीडियोस। तारा ने हमें दिखाई है। वह जितनी अच्छी मॉडलिंग करती है ना, उतनी अच्छी आपने आज तक जितने भी मॉडल, शायद कोई नहीं है। न्यू है, अपने काम के लिए पैशनेट है, सपना है उसका एक बहुत बड़ा मॉडल बनने का, और उसका सपना हम यहाँ से पूरा करेंगे। रिदांश उसे देखते हुए बोलता है, ओके ठीक है, आप मेघा को तैयार करिए। उसे मॉल को प्रेजेंट करने के लिए, उसे मॉल को एक हफ्ते बाद प्रेजेंट किया जाएगा। अर्चना ने अपना सर हाँ में हिला देती है। अर्चना वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन रिदांश उसे छोड़ता ही नहीं है। रिदांश उसकी कमर को और कस के पकड़ लेता है। अर्चना अपनी गर्दन टेढ़ी करके रिदांश को देखते हुए बोलती है, क्या हुआ है? अब आपने हमारी कर को क्यों पकड़ लिया है? अभी तो हम बोल रहे हो गए थे, लेकिन हमारी बोल्डनेस आप पर काम नहीं कर रही थी। अब क्यों हमारे गले पड़ रहे हो? हमें छोड़िए। रिदांश अर्चना के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोलता है, ओह मेरा बेबी नाराज हो गया। वह क्या है ना, हमारे काम के वक्त हमें फालतू की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हमने उसे इग्नोर कर दिया था। पर आपके जो होंठ है ना, रसीले होंठ, ये हमें बहकने पर मजबूर कर देते हैं। रिदांश उसके होठों पर अपना अंगूठा चलते हुए बोल रहा था, आपके होंठ हमें बहका देते हैं और फिर हम कुछ करने लायक नहीं बचते। इसीलिए हमने पहले ही आपके होठों के बहकाने की वजह से हमने पहले ही आपके होठों का स्वाद चख लिया, फिर हमने अपना काम किया, लेकिन आपके होंठ एक बार फिर हमें बहक रहे हैं। इन रसीले स्ट्रॉबेरी जैसे होठों को हम दोबारा चखना चाहते हैं। अर्चना अपनी क्रिस्टल ब्लू आइज को छोटा करके वेदांश को खोलते हुए बोलती है, हमारे होंठ को चॉकलेट या कोई स्ट्रॉबेरी नहीं है जिसे आप चखना चाहते हैं। रिदांश के दिमाग में स्ट्रॉबेरी हिट कर जाती है। वह कुछ सोचते हुए बोलता है, यू आर राइट, स्ट्रॉबेरी। आपके होंठ वैसे तो स्ट्रॉबेरी है, अगर इन होठों पर एक स्ट्रॉबेरी आ जाए तो और मजे हो जाएंगे। इतना बोलकर वह केबिन में रखी मिनी फ्रिज से स्ट्रॉबेरी का बॉक्स निकालता है, जिसमें फ्रेश स्ट्रॉबेरी रखे हुए थे। वह स्ट्रॉबेरी को खोलकर उसमें से एक स्ट्रॉबेरी निकालकर अर्चना की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, ये लीजिए खाए। अर्चना अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोलती है, हमें नहीं खाना, आप ही खाए। रिदांश मुस्कुरा देता है और बोलता है, ओके नो प्रॉब्लम, हम खा लेते हैं। इतना बोलकर स्ट्रॉबेरी को अपने मुंह में रख लेता है, लेकिन वह स्ट्रॉबेरी को पूरा अपने मुंह में नहीं रखता। वह अर्चना को देखता है और उस स्ट्रॉबेरी को अपने मुंह के अंदर रखना है, और रिदांश उसे इशारों से ही उसे स्ट्रॉबेरी को खाने को बोलता है। अर्चना अपनी आंखों को छोटा करके रिदांश को घूरने लगती है। रिदांश भी उसे घूरने लगता है, जैसे बोल रहा है, अभी इसको काम नहीं तो हमारे पास और भी तरीके हैं आपको ये काम करवाने के। अर्चना सिर टेढ़ा बनाकर अपने चेहरे को रिदांश के चेहरे के करीब ले जाने लगते हैं और अपने फोटो वापस स्ट्रॉबेरी को फंसा लेती है। अब रिदांश अर्चना दोनों के होंठ आपस में चिपक चुके थे और उन दोनों के होंठों में स्ट्रॉबेरी थी। अर्चना जैसे ही अपने होंठ स्ट्रॉबेरी पर रखती है, रिदांश सारी की सारी स्ट्रॉबेरी अपने मुंह में निकाल देता है और अर्चना के होठों को अपने होंठों से मिले लेता है। अर्चना को कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। अर्चना वापस से अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी किस को महसूस करने लगती है। रिदांश की किस इस पर पैशनेट नहीं थी, वह बहुत ही प्यार से अर्चना को किस कर रहा था। वह सॉफ्ट से उसके होठों को किस कर रहा था। करीब 5 मिनट की किस के बाद उसके होठों को छोड़ता है और अपने होठों को उसकी गर्दन पर चलाने लगती है। अर्चना ने ऐसे ही ऑफ फोल्डर टॉप पहना हुआ था, जिससे रिदांश आराम से अपने होंठ उसके गर्दन पर चलाए जा रहा था।
वह कभी उसके गर्दन पर अपने होठों को चलाता तो कभी उसकी गर्दन पर किस करता तो कभी उसके बालों को सहलाने लगता। अर्चना के भी हाथ गर्दन पर चल रहे थे। रिदांश अर्चना को थोड़ा टेबल से सटा देता है और खुद पर उसके ऊपर जाकर उसके गर्दन पर फिर से अपने होठों को चलाने लगता है और प्यार से उसके होठों को चूमने लगता है। तभी उनके केबिन में कोई नॉक करता है। रिदांश का मूड पूरी तरीके से खराब हो जाता है। हर बार कोई ना कोई उसके रोमांस में आकर अपनी टांग जरूर अड़ा देता था। पहले उसके हवेली में उसके दादाजी कभी उसे फोन करके तंग करते थे तो कभी कुछ किसी को भेजकर तंग करते थे, लेकिन अब यहाँ ऑफिस में भी कोई आ गया तो उनके रोमांस में दखल दे रहा था। उसका चेहरा गुस्से से सब लाल हो गया था। अर्चना उसे ऐसे लाल चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगती है। अर्चना रिदांश को मुस्कुराते हुए बोलता है, ऐसे मुस्कुराना बंद कर वरना हम आपकी इस मुस्कुराहट को एक ही पल में बंद कर सकते हैं और आप जानते हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई हमें आपको ऐसे किस हुए देखेगा। अर्चना ने बस इतना ही बोलना था कि अर्चना की वह बत्ती सी बंद हो जाती है और वह जल्दी जल्दी से अपने कपड़े ठीक करके पहनने लगती है और अपने हुलिये को ठीक करने लगती है और सीधा जाकर सामने चेयर में बैठ जाते हैं। रिदांश भी अपने कपड़ों को ठीक करता है और वहां का सारा सामान अच्छे से लगाकर कम इन बोलता है और मन में बोलता है, कौन है जो भी है, अगर से इसके पास अच्छी न्यूज नहीं हुई तो यह अपनी कब्र खुद खोदने वाला है। हमारे स्ट्रॉबेरी रोमांस पर दखल अंदाजी की है। वहीं दूसरी तरफ एसआर एंटरप्राइजेस शौर्य बहुत सारी फाइल से बीच में घिरा अपने केबिन पर काम कर रहा था। तभी उसका केबिन का गेट खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। वह कोई और नहीं देवांशी ही थी। वह शौर्य की टेबल पर उसकी कॉफी रखते हुए बोलती है, आप कितना काम करेंगे, आपके कॉफी का टाइम हो गया है, कम से कम कॉफी पी लीजिए। शौर्य बिना देवांशी को देख बोलता है, बस 5 मिनट और थोड़ा सा काम ही रह गया है, परसों का थोड़ा सा काम और कर लूं, उसके बाद पक्का पी लूंगा। देवांशी शौर्य को घूरते हुए बोलते हैं, आप पिछले आधे घंटे से बस 5 मिनट बोल रहे हैं और उस आधे घंटे में मैं 10 बार आपके कॉफी बदल कर ला चुकी हूँ। इस बार आपको कॉफी पीनी ही पड़ेगी। शौर्य देवांशी को बिना देखे बोलता है, इस बार पक्का 5 मिनट, सिर्फ सब काम रह गया है, 5 मिनट पूरा हो जाएगा। देवांशी इरिटेट होते हुए बोलती है, नहीं आपको बस इस बार कॉफी पीनी ही पड़ेगी, हम आप इस बार आपके कोई भी बात नहीं सुनेंगे। इतना बोलकर वह खुद कर शौर्य की गोद में बैठ जाती है और उसे लैपटॉप को बंद कर देती है। देवांशी की ऐसी हरकत पर शौर्य थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि देवांशी कभी खुद से उसकी गोद में नहीं बैठती। हमेशा वह या तो शौर्य के डर की वजह से बैठ जाती थी फिर उसकी जबरदस्ती, लेकिन कभी अपनी मर्जी से नहीं बैठी थी। लेकिन आज पहली बार देवांशी अपनी मर्जी से शौर्य की गोद पर बैठी थी। शौर्य देवांशी के उस एक्शन को देख रहा था। देवांशी उस कॉफी का मग उठती है और कॉफी का एक सिप पी लेती है और शौर्य के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर शौर्य के होठों पर अपने होंठ रखकर पूरी की पूरी कॉफी उसके होंठों के जरिए उसके मुंह में डाल देती है। शौर्य बस मुस्कुराते हुए उसे कॉफी को घटक जाता है। ऐसे ही देवांशी धीरे धीरे करके शौर्य को अपने होठों से कॉफी को पिला रही थी। वह अपने होठों से शौर्य के होंठों में जोड़कर उसे कॉफी पिलाई जा रही थी। वह पूरी काफी ऐसे ही उसे पिलाते हुए खत्म कर देती है। शौर्य देवांशी के कमर को कस के पकड़कर अपने बिल्कुल करीब करके उसके कानों पर सरगोशी करते हुए बोलता है, ये कॉफी पहले तो इतनी मीठी नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारे होठों से यह कॉफी पीकर यह कॉफी हमें बहुत ही ज्यादा मीठी लगने लगी है। अब तुम रोजाना हमें ऐसे ही कॉफी पिलाओगी। तुम्हारे होठों की मिठास इस कॉफी में खुल गई तो इस कॉफी की मिठास बढ़ गई। शौर्य की बात सुनकर देवांशी का मुंह खुल जाता है और वह खुद से ही बोलता है, यह क्या किया हमने, खुद ही के पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। लोग कहते हैं जा मुसीबत जा और हम कहते हैं आ मुसीबत आ। ये तो बिल्कुल वैसे ही हमारे साथ बात हो गई, पर मुझे मार, हम हमेशा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं और मुसीबत को खुद ही दावत देते हैं। इसलिए बेटे देवांशी, एक नई मुसीबत तुम्हारे सर पड़ गई। तुम्हें हर रोज अपने पास, यानी कि अपने प्यारे पति थी, अपने हब्बी को अपने होठों से कॉफी पिलानी होगी। वैसे ही इंटरेस्टिंग तो है, आज पहली बार हमने किसी को, अपने पति को, अपने हबी को ऐसे कॉफी पिलाई है। मजा तो थोड़ा आता है, लेकिन रोजाना कभी उन्होंने हमारे साथ कुछ कर दिया तो नहीं, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं करेंगे। खैर हमारे बॉस का ऑर्डर है तो हमें मानना तो पड़ेगा। देवांशी अपना सर हमें हिला देती है। वहीं दूसरी तरफ एसआर मेंशन मेघा की कंडीशन में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा था। वह अब बैठ जाती थी, थोड़ा बहुत तारा से बात कर लिया करती थी, लेकिन वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी।
वह बहुत ही कम बोलती थी लेकिन कभी कभी हल्का मुस्कुरा देती थी, जो तारा के लिए खुशी की बात थी। मेघा की कंडीशन में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। आर्यन भी उन्हीं के साथ रह रहा था, कुछ बातें कर रहा था। बस मेघा भी शांति से उसकी सारी बातें सुन रही थी। तभी आर्यन तारा और रेखा को देखते हुए बोलता है, मेरे पास ना एक गेम है, चलो हम लोग वह गेम खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। तारा एक्साइट होते हुए बोलती है, वह गेम खेलने में तो मजा आएगा, बताओ तुम्हारे पास कौन सा गेम है। आर्यन मुस्कुराते हुए बोलता है, हम चिड़िया उड़ खेलते हैं, हम बचपन में ये गेम बहुत ज्यादा यही खेला करते थे, चलो हम लोग फिर से चिड़िया घर खेलते हैं। तारा मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ हाँ खेलते हैं। मीरा को कुछ भी नहीं बोलता, वह शांति से बस बैठी होती है। तारा मेघा को हल्का सा हिलाते हुए बोलती है, देखो तू भी कुछ बोलना, खेलेगी ना चिड़िया उड़, बोलना हाँ खेलेंगे। तारा की बात पर मेघा अपना सर हल्का सा हिला देती है। वह लोग खेलना स्टार्ट करते हैं। अर्जुन बोलता है, ठीक है मैं उड़ाऊंगा और तुम लोगों को उड़ाना है, और जो चीज नहीं उड़ती है उसे भी तुम लोग उड़ाओगे तो तुम लोगों को मेरे हाथों से मार खानी पड़ेगी। वह अपने हाथों को मसलते हुए बोलता है। तारा मुस्कुराते हुए बोलती है, यह एक ऐसा गेम है जिसमें हमें कोई हरा नहीं सकते, देखना जीतेंगे तो हम ही। आर्यन बोलता है, ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। तीनों अपनी इंडेक्स फिंगर पर रख लेते हैं और आर्यन बोलना है, ठीक है। चिड़िया उड़, वह को उड़ाते हैं। तोता उड़, और लोग फिर उड़ाते हैं। तीतर उड़, वह लोग फिर उड़ाते हैं। कबूतर उड़, और वह लोग फिर उड़ाते हैं। भैंस उड़। तारा फ्लो के चक्कर में सुना ही भूल जाती है कि आर्यन ने क्या कहा है, और वह वैसे उड़ा देती है और अपना हाथ नहीं ऊपर करती, जिसकी वजह से वह बच जाती है। आर्यन तारा को देखते हुए बोलता है, तुम तो बड़ा हाँक रही थी कि मुझे कोई इस गेम में ही हार नहीं सकता, मैं बहुत बड़ी चैंपियन हूँ इस गेम की। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में ही तो फंस गई। तारा अपने हाथ पीछे करते हुए बोलती है, नहीं नहीं हम बिल्कुल भी नहीं फंसे हैं, वह तो हमने ध्यान से गौर से सुना नहीं तो इसी वजह से ऐसा हुआ। एक बार फिर करते हैं, लेकिन इस पर मैं कुछ भी नहीं उड़ाऊंगी। आर्यन तारा को बोलता है, नहीं गेम तो एक ही बार होता है और हो गया, तुमने भैंस को उड़ता है तो तुम्हें मार खानी पड़ेगी। तारा अपने हाथों को वैसे ही पीछे लेते हुए बोलती है, हमने भैंस को नहीं उड़ाया है, हम तो भैंस को तीतर समझ पड़े थे, इसीलिए हमने उड़ा दिया। अगर हमें समझ में आता कि तुमने भैंस बोला है तो हम बिल्कुल भी नहीं उड़ते, और तुम्हें खेलना भी नहीं आता है। इतनी जल्दी कौन किसी और चीज को उड़ता है, पहले तो गेम को आगे और बढ़ाया जाता है, उसके बाद उड़ाया जाता है, लेकिन तुम बेवकूफ, तुमने इतनी जल्दी फैसला ले लिया। आर्यन तारा को घूरते हुए बोलता है, यार ये तो चीटिंग है ना, बस तुम्हें मार खाना पड़ेगा। मेघा भी तारा को देखते हुए बोलती है, हाँ तारा, तुम चीटिंग कर रही हो, तुमने भैंस को उड़ता और तुम्हें मार खानी पड़ेगी, चलो जल्दी से मार खाओ, सबसे पहले हम मारेंगे, बोलने लगती है। तारा मेघा को देख रही थी। मेघा बिल्कुल पहले जैसी मेघा था जैसा बिहेव कर रही थी, जैसे पहले मेघा बिहेव करती थी। वह जैसे ही सारी बातें भूल गई और खुलकर पहले जैसी अपनी जिंदगी जीने लगी हो। मेघा के बोलने पर तारा जल्दी से अपने हाथों को आगे कर देती है। मेघा उसके हाथों पर मरती है, लेकिन तो ही बार में तारा अपने हाथों को अलग कर लेती है, जिससे मेघा एक हाथ हवा में इधर से दूसरी तरफ चला जाता है। तारा मेघा से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, हम तो बच गए, बोलकर तीनों मुस्कुराने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। शाम का वक्त, एसआर मेंशन। अर्चना अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी उसके रूम में तारा आती है और अर्चना को देखते हुए बोलती है, दीदी आपने हमें बुलाया, और आराम से जाकर बेड पर पालथी मार कर बैठ जाती है। अर्चना तारा को देखते हुए बोलती है, बिट्टू हमें आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। तारा सवालिया नजरों से अर्चना को देखते हुए बोलती है, हाँ दीदी बोलिए क्या हुआ। अर्चना तारा के पास बेड पर बैठकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोलती है, हमें एक मॉडल की जरूरत है, जो बहुत ही अच्छी मॉडल हो, और हमारी नज़र में एक मॉडल भी है, पर वो अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है। तारा अर्चना को देखते हुए उससे पूछती है, दीदी वो कौन है। अर्चना एक शब्द में अपना जवाब दे देती है, मेघा। मेघा का नाम सुनकर तारा बोलती है, दीदी क्या, लेकिन वो नहीं करेगी, आपको अच्छे से पता है, अभी वो रिकवर होना स्टार्ट हुई है, वो कैसे करेगी मॉडलिंग। अर्चना तारा को समझाते हुए बोलती हैं,
हमें पता है बिट्टू, वो अपने करियर पर फोकस करेगी, तो इन चीजों को जल्दी भूल जाएगी और जैसा मॉडल हमें चाहिए, वो मेघा ही है। हम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहे हैं। अगर मेघा अपने करियर पर, अपने काम पर फोकस करेगी, तो इन चीजों से जल्दी निकल पाएगी। ये सारी चीज भूल जाएगी, जल्दी ही, बस आपको मेघा से बात करनी होगी। तारा अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोलती है, ये तो ठीक कहा आपने कि वो अगर करियर पर ध्यान देगी, तो जल्दी जल्दी भूल जाएगी। हम बोलते हैं उसे, बात करते हैं। ठीक है, हम उससे बात करके आते हैं। इतना बोलकर तारा वहां से चली जाती है। तारा अर्चना के रूम से निकलकर सीधी मेघा के रूप में चली जाती है। लेकिन मेघा वहां नहीं थी। तारा उसे उसके पूरे रूम में देखती है, लेकिन उसे मेघा वहां नहीं दिखती, तो वो उसके रूम से निकलकर ऊपर की तरफ जाने लगती है। वो जैसे ही फूलों से भरी हुई टेरेस पर पहुंचती है, वहां मेघा झूले में बैठकर चांद को देख रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। उसने एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। वह बस एक तक उस चांद को देखे जा रही थी। चांद की पूरी चांदनी स्विमिंग पूल पर पड़ रही थी। आज चांद पूरा निकला हुआ था और उसका अक्ष स्विमिंग पूल में साफ दिखाई दे रहा था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, जिससे वहां के वो फूल हल्के हल्के से लहरा रहे थे, जैसे गाना गुनगुना रहे हो। तारा भी चुपचाप जाकर मेघा के बगल में बैठ जाती है। वो भी एक तक उस चांद को देखने लगती है और चांद को देखते हुए बोलती है, ये चांद भी कितना खूबसूरत है ना। कहने के लिए तो इस पर बहुत दाग है, लेकिन ये अपनी रोशनी से अपने दागों को छुपा लेता है। इन दागों से इस चांद की खूबसूरती बिल्कुल भी कम नहीं होती है, बल्कि उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा खिलकर निकलती है। मेघा बस चुपचाप तारा की बातें सुन रही थी। तारा मेघा को देखते हुए बोलती है, ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी एक बार फिर से खिलने वाली है। मेघा उसे कंफ्यूजन से देखने लगती है। तारा उसे देखते हुए बोलती है, दीदी अपने नए प्रोजेक्ट के लिए मॉडल को ढूंढ रही है और उन्हें वो मॉडल मिल गई है। पता है वो मॉडल कौन है? मेघा उसकी बात पर बोलती है, नहीं। तारा मुस्कुराते हुए बोलती है, वो मॉडल तुम हो। पता है दीदी ने तुम्हारी मॉडलिंग की सारी वीडियो देखी है और दीदी को बिल्कुल ऐसी ही मॉडल चाहिए। इसी प्रोजेक्ट से वो तुम्हें लॉन्च करना चाहती हैं। तुम्हें पता है, इसके बाद तुम्हारा करियर पूरी तरीके से बन सकता है। बस एक बार तुम इस प्रोजेक्ट में काम कर लो। दीदी बोल रही थी कि ये तुम्हारी करियर की पहली सीढ़ी है और तुम एक बार अपने करियर पर फोकस करोगी तो तुम्हें किसी और चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी। मेघा अपॉर्चुनिटी खुद तुम्हारे पास चल कर आए है, तो इस फॉर्च्यूनिटी को मुट्ठी में पकड़ लो, इसे हाथ से जाने मत दो। क्योंकि एक बार जब अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती है ना, जल्दी नहीं मिलती है। ऐसी अपॉर्चुनिटी को लपक कर पकड़ लो। मेघा के माथे पर सिलवटें पड़ गई थी। वो तारा को देखते हुए बोलती है, पर तारा, मैं कैसे कर सकती हूँ? अभी तुम्हें अच्छे से पता है, मेरी कंडीशन वो नहीं है, तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगी? मैं कैसे मॉडलिंग कर पाऊंगी? मैं तो कितने टाइम से वो भी नहीं करती हूँ ढंग से, तो मॉडलिंग करना तो दूर की बात। तारा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोलती है, मगर तुम सब कर सकते हो, बस एक बार खुद पर विश्वास रखो और एक गहरी सांस लो। अभी एक हफ्ता है, दीदी ने बोला है कि एक हफ्ते बाद उनके नए प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है, तो तुम एक हफ्ते में दोबारा कर सकती हो, सीख सकती हो सब कुछ, तुम्हें सब आता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तुम ऐसा एक हफ्ते में सब कुछ कर पाओगी। मेघा बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। तारा उसे देखते हुए बोलती है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। तुम आराम से रिलैक्स करो। अभी रात हो गई है, कल से हम तुम्हारी दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तुम बिल्कुल पहले जैसी मॉडलिंग कर पाओगी, जैसे तुम कॉलेज में हमें करके दिखाया करती थी, और वैसे भी अभी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां चल रही है। यूनिवर्सिटी जब तक खुलेंगी तब तक तुम अपना करियर भी स्टार्ट कर चुकी होगी। खुद पर बिलीव करो। मेघा तारा की बात पर अपना सर हाँ में हिला देती है। हवाएं तेज चलने लगी थी। मेघा तारा को देखते हुए बोलती है, ठंड बढ़ रही है, चलो नीचे चलते हैं। तारा मेघा को देखते हुए बोलती है, तुम नीचे जाओ, हम आ जाएंगे। पर तारा, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मेघा उसे देखते हुए बोलती है। तारा हल्का मुस्कुरा देती है और फिर बोलती है, हमें ठंड नहीं लगेगी, पक्का, हम थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगे। तुम जाओ और सो जाओ। मेघा तारा को वहीं छोड़कर नीचे चली जाती है। मेघा के जाने के बाद वहां कोई आता है और अपने लंबे कदमों से तारा की तरफ बढ़ जाता है। तारा क्योंकि एक तक उस चांद को देख रही थी, उस पूरे चांद को वो बिना पलके झपकाए उस चांद को देखने में लगी हुई थी। उसकी आंखों में बहुत कुछ था,
दर्द, गुस्सा, नफरत और भी कुछ जो अभी समझ में नहीं आ रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में उसके सारे इमोशंस निकलकर दिख रहे थे। तभी कोई उसकी आंखों के सामने आइसक्रीम का डिब्बा कर देता है। तारा उस आइसक्रीम के डिब्बे को देखते हैं, फिर अपनी गर्दन टेढ़ी करके पीछे देखती है, जहां पर देव खड़ा हुआ था। वह देव को देखते हुए बोलती है, आइसक्रीम, आपको कैसे पता हमें आइसक्रीम खाना है? देव मुस्कुराकर बोलता है, हमें सब पता है, आपको किस वक्त क्या खाना है। इस वक्त आपका मूड स्विंग हो रहा था और अगर आपको खट्टा खाने का मन करे तो हमने अमिया मंगवा कर रखवा दिए, आप जब चाहे खा सकती हैं। तारा देव को देखते हुए बोलती हैं, आप हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? देव उस झूले के दूसरे साइड देखता है, जो जगह खाली थी। वो तारा को देखते हुए बोलता है, मैं आई। तारा अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। देव वहां बैठ जाता है। तारा एक बार फिर अपने वही सवाल को दोहराती है, आप हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? देव उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोलता है, लगता है आप भूल गई, फिर से हमें आपको याद दिलाना पड़ेगा। प्यार करते हैं हम आपसे, अब प्यार में इतना तो कर ही सकते हैं ना, और आपके दिल की बात हमें पहले ही बात चल जाती है। अब चाहे वो बात जुबान पर लाए या ना लाएं। प्यार यही तो होता है कि अपने प्यार के दिल की बात तुरंत समझ जाना, बिना उसके बोले। पर क्यों कर रहे हैं आप हमसे इतना प्यार? तारा देव को देखते हुए बोलती है। फिर वो आगे बोलती है, हम नहीं कर पाएंगे आपको प्यार। क्यों कर रहे हैं आप हमें इतना प्यार? आपका प्यार बेवजह है, क्योंकि हम आपसे क्या किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। आप जिन खुशियों का सोच रहे हैं, हम वो खुशियां भी आपको नहीं दे सकते। तो क्यों आप हम पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आप जाकर किसी अच्छी लड़की को पटाए, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाए और उसके साथ शादी करिए। आप हमसे जिस प्यार की उम्मीद कर रहे हैं प्रोफेसर, हम वो प्यार आपको नहीं दे सकते। देव तारा के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोलता है, प्यार वो नहीं होता जिसमें हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करें कि वह भी बदले में हमें प्यार करें। प्यार में कोई कंडीशन थोड़ी ना होती है कि हमने प्यार किया है तो सामने वाले को बदले में प्यार देना ही होगा। तुम्हें पता है, एक तरफा प्यार बहुत खूबसूरत होता है, जहाँ सब चीजें एक तरफ होती है। प्यार, दर्द, तकलीफ सब एक तरफा, और एक तरफा चीजों का भी अपना अलग ही मजा होता है। हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप हमसे प्यार करिए। प्यार किसी से जबरदस्ती करवाया थोड़ी ना जाता है। प्यार तो अपने आप हो जाता है, एक पल में, एक नजर में, ना हो तो बरसों लग जाए, कोई एक हफ्ता, कभी भी प्यार हो सकता है। हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप हमें प्यार करें, पर हमें तो हमारे हिस्से का प्यार करने देना। उससे तो आप ही हमें नहीं रोक सकती, तो हमें अब हमारे हिस्से का प्यार कर रहे थे। खैर ये सब छोड़िए, आपको आइसक्रीम खानी थी ना, आइसक्रीम खा लीजिए। तारा अभी भी देव को देख रही थी, उसकी आंखों में नमी थी। देव उस आइसक्रीम टब से आइसक्रीम निकालकर उसके मुंह की तरफ बढ़ा देता है। तारा बस एक तक उसे देखते हुए आइसक्रीम को खा लेती है। तारा को उसका ऐसे उसका केयर करना अच्छा लग रहा था, लेकिन वो उसे कोई उम्मीद नहीं देना चाहती थी। वो किसी को कोई उम्मीद नहीं देना चाहती थी। वो किसी को कोई उम्मीद नहीं दे सकती थी। वो खुद से ही बोलती है, आई एम सॉरी प्रोफेसर, पर मैं आपको कोई भी उम्मीद नहीं दे सकती। आप अच्छे हैं, आप अपने भाई से बहुत अलग है, बहुत अच्छे हैं, पर हम आपसे प्यार नहीं कर सकते। हम आपसे क्या, किसी से भी नहीं कर सकते। हम किसी को खुशियां नहीं दे सकते। हम जब खुद को बच्चों को खुशियां नहीं दे सकते, तो हम किसी और को कैसे खुशियां देंगे? उसकी आंखों में नमी थी, जो बढ़ती ही जा रही थी। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और अपनी आंखों में आई नमी को जल्दी से छुपा लेती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना अपने रूम की बालकनी में खड़ी होकर एक तक उस चांद को देख रही थी। उसे चांद को देखते हुए बोलती है, ये चांद तो हमारे पास है, लेकिन पास होकर के भी दूर है। बिल्कुल आपकी तरह, आप हमारे पास है, लेकिन पास होकर के भी दूर है। कहने के लिए तो आप हमारे पास है, हमारे पास रहते हैं, लेकिन हर वक्त आप हमसे दूर ही रहते हैं। हमें पता ही नहीं चला कब हम आपसे प्यार करने लगे। जो बदला लेने के लिए हम आए थे, कब उस बदले में प्यार कर बैठे, पता ही नहीं चला। लेने आए थे हम आपसे बदला, अपने माँ बाप की मौत का बदला, लेकिन क्यों क्यों हमने आपसे प्यार किया। लेकिन आपके अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। प्यार का मतलब ही नहीं समझते आप। आपको तो सिर्फ हर वक्त काम और सिर्फ लोगों को धोखा देना आता है। हम कैसे धोखेबाज से, अपनी मम्मी पापा के कातिल से प्यार कर सकते हैं? आपका दिल नहीं है, आप झूठे हो, लेकिन है तो आप कातिलों के खानदान से ना। हमें नफरत है आपसे, आपके पूरे परिवार से, ठाकुर खानदान के हर एक शख्स से। सिर्फ देव को छोड़कर, वो अच्छे हैं।
आप सबसे अलग हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें आपसे नफरत है, मिस्टर वेदांश ठाकुर, बेइंतहा नफरत है। हम अपनी नफरत में इस प्यार नाम के बीज को बिल्कुल भी पनपने देंगे, इसे हम निकाल कर फेंक देंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, अपने माँ बाप के कातिलों को सजा देना, और हम अपना मकसद, अपना बदला जरूर पूरा करके रहेंगे। बोलते हुए वो चांद को देखने लगती है। वो रेलिंग पर अपने हाथों को टिकाकर उस चांद को देख रही थी और लगातार उसे चांद को निहारे जा रही थी। देवांशी अपने रूम में खिड़की से एक तक उस चांद को देख रही थी। चांद की रोशनी उसके पूरे रूम के अंदर फैली हुई थी। चांद की चांदनी देवांशी के ऊपर पड़ रही थी। आज चांद पूरा निकला हुआ था। देवांशी उस चांद को देखते हुए बोलती है, हमारी जिंदगी तो बिल्कुल इस चांद की तरह हो गई है, कभी जिंदगी में रोशनी रहती है, तो कभी अमावस के चांद की तरह अंधेरा। जब आप हमारी जिंदगी में आए थे, तो हमारी जिंदगी में इस पूरे चांद की तरह रोशनी थी, और जब हम आपसे शादी करके आए, हमारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। हमारी जिंदगी में सिर्फ अमावस के चांद की तरह अंधेरा ही अंधेरा आ गया। बोलते हुए वो कुछ सोचने लगती है। फ्लैशबैक 6 महीने पहले देवांशी अपनी ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में थी। वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। वो अपने कॉलेज से अपने अनाथ आश्रम वापस लौट रही थी कि तभी वो किसी आदमी से टकरा जाती है। वो गिरने लगती है। तभी वो आदमी उसकी कमर को टाइटली पकड़ लेता है, जिससे देवांशी नीचे गिरने से बच जाती हैं। गिरने के डर से उसने अपनी आंखें कस के बंद की हुई थी। जब उसे महसूस होता है कि वो नहीं गिरी है, वो अपनी आंखें धीरे धीरे करके खोलती है, तो उसकी वो लवेंडर आइज सामने वाले इंसान की ब्लू आइज से जाकर मिल जाती हैं। एक पल के लिए दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो आदमी देवांशी को सीधा खड़ा कर देता है। देवांशी उसे बिना कुछ बोले सीधे अनाथ आश्रम के अंदर चली जाती है। देवांशी को अंदर जाते देखकर वो शख्स के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वो आदमी कोई और नहीं, शौर्य था। अब रोजाना शौर्य उस आश्रम में आया करता था और देवांशी से मिला करता था। ऐसे ही धीरे धीरे देवांशी और शौर्य के बीच में दोस्ती हो गई थी और वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। घंटों एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे से अलग अलग जगह पर मिलना। अब जल्दी ही देवांशी का बर्थडे वाला दिन भी आ गया था। तब देवांशी का उस दिन ग्रेजुएशन का आखिरी एग्जाम भी था। शौर्य ने देवांशी को एक मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था, आज उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जिसे सोच सोच कर देवांशी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि शौर्य उसे क्या सरप्राइज देने वाला है। देवांशी शौर्य का मैसेज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो खुशी खुशी अपने कॉलेज जाती है और खुशी खुशी अपना लास्ट एग्जाम देती है। वो अपना एग्जाम देने के बाद और भी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसका एग्जाम बहुत ही ज्यादा अच्छा गया था। देवांशी की आज ऑफिस से भी छुट्टी थी। वो शौर्य के ऑफिस में काम करती थी। उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा अनाथ आश्रम में ही रहती थी। उसने अनाथ आश्रम को नहीं छोड़ा था। वही एक आश्रम था जिसने बचपन से लेकर उसे इतना बड़ा किया था। उसने बचपन से लेकर अभी तक उस आश्रम में अपने सारे सुख दुख सब कुछ बिताए थे, अपनी जिंदगी की हर एक तकलीफ बिताई थी। तो कैसे उस आश्रम को छोड़ सकती थी। वो जल्दी से कॉलेज से अनाथ आश्रम आ जाती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। शाम का वक्त, वो शाम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि शौर्य ऐसा उसे क्या सरप्राइज देना चाहता है। वो सोचकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और खुश भी थी कि शौर्य उसके बर्थडे पर उससे मिलने आ रहा है। तभी देवांशी के कमरे में कोई नॉक करता है। देवांशी जाकर दरवाजा खोलती है, जहां पर उस अनाथ आश्रम की केयरटेकर खड़ी थी। देवांशी उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, मैडम आप यहाँ। वो केयरटेकर देवांशी को मुस्कुराते हुए देखकर बोलती है, चलो हमारे साथ, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज। सरप्राइज सुनकर देवांशी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो आगे बढ़ने लगती है। तभी वो केयरटेकर देवांशी का हाथ पकड़ लेती है और उसे वहीं रोक लेती है। देवांशी पीछे मुड़कर उसे सवालिया नजर से देखने लगती है। वो केयरटेकर देवांशी के सामने एक रेड कलर का कपड़ा करके बोलती है, पहले इस कपड़े को लगा लो, फिर उसके बाद चलना। सरप्राइज है, ऐसे थोड़ी ना देखने को मिलेगा। देवांशी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उससे सब्र ही नहीं हो रहा था। केयरटेकर जल्दी से उसकी आंखों में वह रेड कलर का कपड़ा बांध देती है। देवांशी खुशी खुशी उस केयरटेकर के साथ चल देती है। थोड़ी ही देर में वो लोग गार्डन एरिया में थे। वो केयरटेकर देवांशी की आंखों से वो रेड कलर का कपड़ा निकाल देती हैं।
देवांशी अपनी आंखें खोलती है तो सामने देखकर शॉक हो जाती है। वहां बहुत प्यारा सा डेकोरेशन किया गया था। हर पेड़ पर लाइट लगी हुई थी जो जल रही थी। वहां कैंडल्स भी लगी हुई थी। बहुत सारी लाइट लगी थी। वहां का नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वही बीच में केक रखा गया था। हैप्पी बर्थडे देवांशी। देवांशी यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो सारी जगह को देखने लगती है। तभी शौर्य उसका हाथ पकड़कर उसे केक कट करने के लिए ले आता है और उसके पास घुटनों के बल बैठकर एक बॉक्स आगे कर देता है। वो उस बॉक्स को देवांशी के सामने करते हुए बोलता है, हमने जब से तुम्हें पहली बार देखा था, हमारा दिन सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कन शुरू हो गया था। इससे पहले हमारा दिल सिर्फ नाम के लिए हमारे दिल में था, ये धड़कता ही नहीं था। पर जब तुम्हें पहली बार देखा, ये दोबारा से धड़कना चालू हो गया। तुम्हारे होने से हमारे इस दिल को खुशी मिलने लगी। तुम्हारे करीब आकर हमारा दिल झूम झूम कर नाचने लगा। क्या तुम हमारे इस दिल की खातिर हमसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? देवांशी शौर्य का कन्फेशन सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। वो भी शौर्य से प्यार करती थी, बस वो कभी बता नहीं पाई थी। वो अपना राइट हैंड आगे कर देती है। शौर्य उस बॉक्स से वो डायमंड की रिंग निकाल कर देवांशी की एक फिंगर में पहना देता है। सब जगह तालियां गूंजने लगती है। शौर्य खड़े होकर देवांशी को देखते हुए बोलता है, क्या तुम हमसे आज शादी कर सकते हो? हम तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, एक पल भी नहीं। क्या तुम हमसे शादी करोगी? देवांशी पहले थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। शौर्य उसके सामने मैरिज पेपर्स बढ़ा देता है। देवांशी उन मैरिज पेपर पर साइन कर देती है। एक बार फिर सब तालियां बजाने लगते हैं। देवांशी बहुत ज्यादा खुश थी। वो खुश होकर शौर्य को गले लगा लेती है। शौर्य उसका हाथ पकड़कर उसके साथ केक कट करता है और दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हैं और आखिर में वहां के बाकी बच्चों को और वहां के लोगों को देवांशी केक खिलाती हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, गेम्स खेलते हैं, खुशी खुशी एक दूसरे के साथ सब कुछ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है और शौर्य देवांशी को अपने घर लेकर आ जाता है। बस वहीं से देवांशी की खुशियां खत्म हो गई थी और उसकी किस्मत में दुख लिख दिए गए थे। बेइंतहा तकलीफ उसे अब वही मिल रही थी। शौर्य शादी के बाद पूरी तरीके से चेंज हो गया था। जहां उसकी जिंदगी पहले चांद की चांदनी की तरह खिली हुई थी, लेकिन अब उसकी उस चांद जैसी जिंदगी में अमावस का ग्रहण लग गया था। अब उसकी सारी खुशियां चली गई थी। फ्लैशबैक एंड देवांशी अपनी आंखों में आई नमी को तुरंत पोंछ लेती है। वही नीचे गार्डन में शौर्य और रेदांश पूरे चांद को देख रहे थे। उनकी आंखों में बहुत गुस्सा था, जो उस चांद को देखकर बयान कर रहे थे, लेकिन अपने मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। वो दोनों बस उस चांद को देखकर अपने दिल की बातें कर रहे थे। बिना कुछ बोले ही उनकी आंखों में बहुत कुछ लग रहा था। दोनों की आंखों में हर चीज अलग थी। सब कुछ अलग झलक रहा था, सब कुछ अलग था। एक अंधेरे कमरे में एक आदमी गुस्से में एक फोटो को जमीन पर फेंकते हुए बोलता है, What the hell is this? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम क्या वहां पर बरगद के पेड़ लगाने गए थे, जो तुम्हें पता नहीं चला? तुम इतनी बड़ी बात कैसे चुक सकती हो? तुमसे इतनी बड़ी बात कैसे छुप सकती है? तुम कैसे भूल गए थे कि शौर्य रंधावा की एक बहन है, तो वो भी तो उसके साथ होगी। सामने वाला आदमी डरते हुए बोलता है, बॉस, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा कि वो भी उस आग में जलकर मर गई होगी, क्योंकि उस ब्लास्ट के बाद हमें वहां पर कोई भी नहीं मिला था, सिर्फ शौर्य रंधावा मिला था। लेकिन जब अचानक से वो हमारे सामने आए और शौर्य ने उसे अपनी बहन कहकर इंट्रोड्यूस कराया, तब जाकर हमें बहुत बड़ा शौक लगा। तब हमें पता चला कि शौर्य रंधावा की बहन है, जो रेदांश ठाकुर की बीवी बनकर रह रही है। वो सिर्फ रेदांश ठाकुर के साथ उससे बदला लेने के लिए उसकी बीवी बनी है। वो बहुत जल्दी ही उनसे बदला ले लेंगे, लेकिन किस चीज का बदलाव हो, उनसे उन गलतियों को बदला ले रही है जो उन्होंने कभी की ही नहीं, उसकी सजा दे रही है। उन्हें कभी नहीं पता चलेगा कि उस दिन क्या हुआ था, उस घर में वो आग कैसे लगी थी और वो दोनों अनाथ कैसे हुए। उन लोगों को ब्लास्ट के बारे में कभी पता नहीं लग पाएगा। उन्हें कभी नहीं पता चल पाएगा कि इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था। वो आदमी जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, चुप, एकदम चुप, तुम्हें नहीं पता कि दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारें भी हमारी बातें सुन सकती हैं। जो राज है, वो इंसान को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए, किसी को भी ना बताएं। अपने मुंह से भी उस बात को ना निकाले, तभी वो राज राज कहलाता है। सुबह का वक्त,
सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वहां पर शांति पसरी हुई थी। अर्चना उस शांति को तोड़ते हुए बोलती है, हमने कुछ फैसला लिया है और हमारा ये फैसला तारा के लिए बिल्कुल ठीक है। सब लोग अब अर्चना की तरफ देखने लगते हैं। तारा तो कंफ्यूजन से अर्चना की तरफ देख रही थी। अर्चना एक गहरी सांस लेकर बोलती है, हम चाहते हैं कि तारा देव से शादी कर लें। हमने देखा है कि देव कैसे तारा की केयर करते हैं, कैसे तारा और उसके बच्चे का प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी हर एक जरूरत का ख्याल रख रहे हैं, उसकी हर छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखना। हम हमेशा से अपनी बहन के लिए ऐसा ही लड़का चाहते थे। फिर शौर्य की तरह देखते हुए बोलती है, भाई, देव बाकी ठाकुरों की तरह नहीं है, वो उनसे बहुत अलग हैं। हमने उनकी आंखों में तारा के लिए सच्चा प्यार देखा है। वो झूठ नहीं बोलते। देव तारा को कभी हार्म नहीं करेंगे। भाई, बोलिए, आप करवाएंगे ना तारा की शादी? शौर्य तारा की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर तारा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर करना चाहती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्चना तारा को देखते हुए बोलती है, बिट्टू, तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है? वो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रख रहा है, तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करता है, तुम्हारी हर ख्वाहिश तुम्हारे बोलने से पहले पूरी कर देते हैं। तारा अर्चना को देखते हुए बोलती है, दीदी, हमें शादी नहीं करनी। हमें उनसे क्या, हमें किसी से भी शादी नहीं करनी। प्लीज दीदी, आप समझिए। अर्चना तारा के कान में कुछ बोलती है, जिसे सुनकर तारा की आंखें बड़ी हो जाती है और वो शौर्य की तरफ देखते हुए बोलती है, भाई, हम शादी करने के लिए तैयार है। वही रेदांश अर्चना को ही देखे जा रहा था। वो खुद से ही बोलता है, अभी तक तो इनकी बहन मना कर रही थी कि हमें शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, अचानक क्या हो गया? इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि तारा शादी करने के लिए मान गई? हमें पता लगाना पड़ेगा। वही वहां सबके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि अर्चना ने ऐसा क्या बोल दिया कि तारा शादी के लिए मान गई। अर्चना सबको एक नजर देखती है, फिर देव की तरफ देखते हुए बोलती है, देव, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना शादी से? देव मुस्कुराते हुए बोलता है, भाभी, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी शादी से? हम तो खुद ही शादी चाहते थे। वो बात अलग है कि आपकी बहन हमारी शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, लेकिन आपने उसे शादी के लिए मना लिया। थैंक यू भाभी। अर्चना अब सबकी तरफ देखते हुए बोलती है, तारा और देव की कोर्ट मैरिज होगी। पंडित जी शादी नहीं करवाएंगे, क्योंकि तारा का 6th मंथ लग गया है, तो पंडित जी ऐसे में शादी बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। बेबी होने के बाद हम तारा और देव की पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करवाएंगे। हम मैरिज पेपर रेडी करवाते हैं। इतना बोलकर वो टेबल से उठ जाती है और बोलती है, हमारा हो गया। इतना बोलकर वो सीधे अपने रूम में चली जाती है। रूम में आकर वो बेड पर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। सोचते हुए उसके चेहरे पर बहुत ही लंबी मुस्कुराहट थी, जैसे वो बहुत खतरनाक सोच रही हो। तभी उसके रूम में शौर्य बिना नॉक के आ जाता है और अर्चना के बगल में बैठते हुए बोलता है, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ जरूर शैतानी चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बहुत ही बड़ा गेम प्लान करने वाली हो, लगता है। अर्चना मुस्कुराते हुए बोलती है, भाई, आपको पता तो है, हमारा दिमाग ऐसा ही है, कुछ बड़ा प्लान तो कर रहे हैं, पर बताएंगे नहीं। जब वह प्लान पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप भी देख लीजिएगा उस प्लान से कितना बड़ा ब्लास्ट होता है। कई लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ रेदांश अपने कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। जब से मेघा के साथ हादसा हुआ था, वो सब यही इस मेंशन में ही रह रहे थे। रेदांश इधर उधर टहलते हुए बोलता है, आखिर चल क्या रहा है बेबी के दिमाग में? उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया तारा से कि तारा शादी करने के लिए मान गई? जो अभी तक ना कर रही थी, बोल रही थी हमें शादी नहीं करनी है, वो शादी करने के लिए मान गई। ऐसा क्या बोला उन्होंने, हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? देव, जो सोफे पर बैठा हुआ था, वो रेदांश को देखते हुए बोलता है, भाई, आप अपने दिमाग पर इतना जोर क्यों डाल रहे हैं? भाभी क्यों ऐसा कुछ करेगी? यहाँ हमारी शादी हो रही है। हम कितने ज्यादा खुश हैं और आप है कि टेंशन लेने में लगे हैं। रेदांश देव को देखते हुए बोलता है, तुम हमारी बीवी का जितना कम समझ रहे हो, उतनी कम है नहीं। बचपन से लेकर उस गांव में रही, ताकि उसकी असलियत हमें ना पता चल पाए। हम कभी पहचान नहीं पाए कि उनका मकसद क्या है। वो उसी गांव की लड़की है, तो हम उनके खिलाफ कुछ सोच नहीं पाएंगे और तुम समझ रहे हो, साजिश नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है। शतरंज के खेल की माहिर है, शतरंज खेलना उसका पसंदीदा शौक है और वो शतरंज शतरंज में नहीं खेलती, असल जिंदगी में खेलती है।
तो इस शतरंज के खिलाड़ी को खुद से कम मत समझना, हम भी कुछ कम नहीं है। इस शतरंज के खेल को खुद की मुट्ठी में करना हमें अच्छे से आता है। पर अभी हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्या कहा कि तारा शादी के लिए मान गई। देव वेदांश को शांत करते हुए बोलता है, भाई आप शांत हो जाए और फिर आराम से सोचो। आप भाभी को जितना समझ रहे हैं उतना कुछ भी नहीं है। वो बस हमारी खुशी चाहती हैं, अपनी बहन की खुशी चाहती हैं। उन्होंने देखा है कि हम उनकी बहन को इतना प्यार से रखते हैं, उसके बोलने से पहले उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। उन पर कभी कोई तकलीफ, कोई आंच नहीं आने देते। हमने उनकी यूनिवर्सिटी से छुट्टी भी कर दी और उनकी सारी पढ़ाई, यहाँ तक कि एग्जाम्स भी सारे घर से ही होंगे। उनको कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। वो देख रही है भाभी कि उनकी बहन हमारे साथ खुश रहेगी, और भाई एक बहन क्या ही चाहती है अपनी बहन के लिए। आप ज्यादा मत सोचिए और आज शाम को हमारी शादी है, उसकी थोड़ी तैयारी करिए। खुश हो जाए, आपके इकलौते भाई की शादी हो रही है। वेदांश देव को देखते हुए बोलता है, यहाँ हमारा दिमाग खराब हो रहा है और आपको खुशियों की लगी है। देव रोने सा मुंह बना लेता है और अपना चेहरा लटका कर बोलता है, ठीक है, आप जाएं, हमें आपसे कोई बात ही नहीं करनी। हम दादाजी को बुला लेंगे, वो हमारी खुशियों में खुश होते हैं। लेकिन आपको को तो बस ये याद आना है कि भाभी ने ऐसा क्या बोल दिया तारा से। अरे पता चल जाएगा आपको, लेकिन नहीं, आपको अभी पता करना है, बताए। बोलकर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेता है।